हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है कक्षा 5वीं का है और ये कालांशिक या आवधिक कह लीजिए या PT2 कह लीजिए, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट को हिंदी में आवधिक बोलते हैं। आवधिक परीक्षा 2 का पेपर है। यहाँ बच्चों ये पेपर कक्षा 5वीं का है। हमारे जो नई किताब है वीणा, उस पर आधारित है ये पेपर। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया इसमें। नाम दिया गया है, आपको नाम लिखना है। यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक, अनुभाग और दिनांक। अनुभाग का मतलब होता है बच्चों, कई बच्चे फिर पूछते हैं बार बार, तो इसका मतलब होता है सेक्शन लिखना है आपको, कि आपका सेक्शन अ है, ब है, स है या फिर द है, जो भी है आपको वो लिखना है। ये जो पेपर है बच्चों हमारी नई कॉम्पिटेंसी पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ पर पाठ्यक्रम लक्ष्य की जो पेपर है। पेपर में जो हमने पाठ्यक्रम जो सिलेबस इसमें लिया है उसके क्या क्या लक्ष्य हैं वो बताने हैं। तो जिसमें कैरिकुलर गोल 2 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो है कैरिकुलर गोल 2 में पठन से संबंधित कॉम्पिटेंसी होती है। कैरिकुलर गोल 3 में हमारी सृजनात्मक लेखन होता है और इसके बाद कैरिकुलर गोल 4 में हमारा जो है व्याकरण और वर्तनी रहती है। तो ये चीजें इसमें दी गई हैं, व्याकरण और वर्तनी। टोटल जो आपका पेपर है वो 30 नंबर का रहेगा। चलिए, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करवाने हैं अपने जो भी निरीक्षक रहेगा। निरीक्षक होता है जो टीचर कक्ष के दौरान, पेपर के दौरान जो है आपका इन्विजिलेशन करता है, वो निरीक्षक बोलते हैं उसको, उसके साइन होंगे। यहाँ परीक्षक जो सब्जेक्ट टीचर है हिंदी का वो करेगा। चलिए देखते हैं क भाग क्या कहता है। पठित या अपठित या फिर पठित गद्यांश है यहाँ पर बच्चों। पहला प्रश्न, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर, यहाँ छोटी सी मिस्टेक है तो यहाँ पर ये वाला पढ़कर आएगा। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का ये प्रश्न है। दिया गया है कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बूढ़ा किसान बहुत परेशान हो रहता था कि उसके बाद उनका क्या होगा, किनका होगा, उसके बेटों का क्या होगा जब बूढ़ा किसान नहीं रहेगा। तो उसने अपने बेटों को बहुत समझाया पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटों को बुलाया, उन्हें लकड़ी का एक एक डंडा दिया और कहा, इसे तोड़ो। सभी ने आसानी से डंडा तोड़ दिया। फिर किसान ने लकड़ियों का एक गट्ठा बनाया और उन्हें तोड़ने के लिए कहा। बेटों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी उस जो है गट्ठे को तोड़ नहीं सका। तब किसान ने कहा, ठीक इसी तरह अगर तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा देगा, लेकिन अगर तुम मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हमेशा मिलकर रहने का वादा किया। ये है बच्चों हमारा पैसेज। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसान के कितने बेटे थे। तो हमें पता है कि बूढ़े किसान के 4 बेटे थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बूढ़े किसान के बूढ़े किसान के 4 बेटे थे। बच्चों आप सभी कोशिश किया करें कि क्वेश्चन का आंसर पूरे वाक्य में लिखें, उससे फिर अंक कटने की संभावना कम हो जाती है। आगे है, बूढ़ा किसान परेशान क्यों था, तो हम यहाँ लिखेंगे किसान इसलिए परेशान था क्योंकि उसके बेटे आपस में लड़ते रहते थे इसी वजह से वह भी परेशान रहता था। अब है तीसरा प्रश्न है, किसान के बेटे क्या तोड़ने में सफल नहीं हुए, तो हम यहाँ लिखेंगे किसान के
बेटे, यहाँ एक जगह लिखा था गट्ठा, ये रहा गट्ठा, तो हम लिखेंगे किसान के बेटे लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने में सफल नहीं हुए। तो इस तरीके से हमने लिखना। आगे है, अंत में बूढ़े किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया, ये लिखना है। अब हम लिखेंगे बूढ़े किसान ने समझाया, क्या समझाया? कि कि अगर तुम सभी मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा या तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता, ये हो जाएगा। यहाँ वाली लाइन भी लिख सकते हैं आप पूरी, अगर तुम मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हो गया है। अब अंतिम प्रश्न क्या है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखो, इसमें बच्चों किसान अपने बच्चों को ये समझाता है कि आप यूनिटी से रहें, यूनिटी मतलब एकता के साथ रहें, ठीक है। तो जब एकता के साथ रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी हमें परेशान नहीं कर पाएगा। तो इसका जो है शीर्षक हम लिख सकते हैं, एकता में बल। एकता में क्या है? बल है, ताकत है, ठीक है। ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? अब प्रश्न 2 क्या कहता है कि नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक और गद्यांश है, लेकिन अब की बार जो गद्यांश है वो पठित वाला गद्यांश है, पहले पढ़ा हुआ है। ये हमारी किताब वीणा पर में से ही दिया गया है। लिखा है, राजकुमार सिद्धार्थ एक घायल हंस को बचाते हैं जिसे उनके चचेरे भाई ने देवदत्त ने बाण से मारा था। देवदत्त हंस पर अपना अधिकार जताता है। मामला राजा सुद्धोधन के दरबार में जाता है। राजा के मंत्री की सलाह पर हंस को जमीन पर छोड़ दिया जाता है ताकि वह स्वयं अपना मालिक चुन सके। हंस फड़फड़ाता हुआ सीधा सिद्धार्थ के पास चला जाता है। राजा सुद्धोधन फैसला सुनाते हैं कि बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से बड़ा है। इस प्रकार सिद्धार्थ की दयालुता और करुणा की जीत होती है और देवदत्त को अपनी गलती का एहसास होता है। ये पैसेज है, आप लोगों ने पाठ पढ़ ही रखा है। अब प्रश्न पहला है कि हंस किसके सामने आकर गिरा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो था हंस सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसा यहाँ दिया गया है ये है, ये है, ये भी हम लिख सकते हैं। हंस सिद्धार्थ के सामने आकर गिरा, सामने आकर गिरा, ये हो गया है। अगला प्रश्न है, देवदत्त हंस पर अपना अधिकार क्यों जताता है? क्यों कहता है कि यह मेरा शिकार है, ठीक है, मेरा जो है हंस है? क्योंकि उसका मानना था कि मैंने इसे बाण से मारा है, ठीक है, इसीलिए शिकार पर अधिकार उसी का होता है जिसने उसको जो है पहले जो है घायल किया है या फिर मारा है उसको। तो हम लिखेंगे देवदत्त हंस पर अपना अधिकार इसलिए जताता है क्योंकि उसने हंस को बाण से
मारकर अपना शिकार बनाया। ये हो जाएगा शिकार बनाया। अगला प्रश्न है, मंत्री ने राजा को क्या सलाह दी? मंत्री ने सलाह दी, यहां जैसे लिखा है कि राजा के मंत्री की सलाह पर हंस को जमीन पर छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपना मालिक स्वयं चुन सके। यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब हमने यही लिखना है, मंत्री ने सलाह दी कि हंस को क्या किया जाए? हंस को जमीन पर छोड़ दिया जाए ताकि वह अपना मालिक खुद चुन सके। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंत में हंस किसके पास चला गया? तो हम लिखेंगे, अंत में हंस सिद्धार्थ के पास चला गया। सिद्धार्थ के पास चला गया। ये हो गया है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश से हमें क्या संदेश या सीख मिलती है? तो हम लिखेंगे कि इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि हमें जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। पहली सीख तो बच्चों ये मिली हमें। दूसरी सीख ये मिली कि राजा ने कहा कि हमें यह भी सीख मिली कि किसी भी जानवर को बचाने वाले जो है वो बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से ज्यादा होता है। ठीक है ना? राजा ने कहा बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से बड़ा होता है। ठीक है? ये भी एक सीख मिली कि किसी जानवर को मारने वाले से ज्यादा जो है बचाने वाला उसको बड़ा माना जाता है। चलिए जी, ये हो गया। अब है हमारे करिकुलर गोल 3 रचनात्मक लेखन है। अब हमें इसमें क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ लिखना है, प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 50-60 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे मेरी पहली यात्रा, मेरा पसंदीदा खेल। तो अब आपको 50-60 शब्दों में लिखना है। अब बच्चों देखो, मेरी पहली यात्रा, ये तो बच्चों सबकी अपनी अपनी होती है। ये आप अपने शब्दों में आप खुद की पहली यात्रा लिखेंगे, याद करके कि आप पहली बार कब और कहाँ घूमने गए थे, ये लिखना है। वहां का जो दृश्य था वो कैसा था, आपको वहां जाकर कैसा लगा, क्या आप वहां दोबारा जाना चाहेंगे, तो वो सब आपने इसमें लिखना है। अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न बच्चों आप खुद लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर मेरा पसंदीदा खेल। ठीक है? कि मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है। ठीक है? वो ये दोनों हम लिखेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप जो है अपनी समझ के अनुसार आप लिख पाएँ। अब खेल में बच्चों किसी का कुछ भी खेल हो सकता है। हो सकता है कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, हो सकता है कि आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, या फिर हो सकता है आपको कबड्डी खेलना पसंद है, हो सकता है कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये जो खेल वाला प्रश्न है, ये अपनी इच्छा पर आधारित है। ठीक है? खो-खो पसंद हो आपको खेलना, या फिर इसके अलावा आपको लूडो खेलना पसंद हो, ठीक है? शतरंज खेलना पसंद हो, इंडोर गेम भी हो सकता है। ठीक है? तो बहुत सारे खेल आप जो है देखेंगे कि हम खेलते हैं, लेकिन उनमें से जो आपको सबसे पसंदीदा खेल है, मनपसंद खेल है, उसके बारे में आपने लिखना है। यहाँ पहले हम मेरी पहली यात्रा के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ कुछ शब्दों में लिखना है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, मेरी
पहली यात्रा आज से 3 साल पहले की है। मैं उस यात्रा के दौरान या यात्रा के लिए राजस्थान के जयपुर शहर में घूमने गया था। ठीक है। अब जयपुर शहर घूमने गया तो अब जयपुर शहर के बारे में बताना है। फिर थोड़ा लिखेंगे जयपुर शहर को पिंक सिटी ब्रैकेट में लिखेंगे गुलाबी शहर कहा जाता है। ये हो गया। फिर अब आप इसमें आगे ऐड करेंगे मैंने जो वहां देखा वो आपने इसमें मेंशन करना है। मैंने जयपुर में हवा महल जंतर मंतर वैद्यशाला देखी। फिर इसमें आप लिखेंगे मैंने जयपुर में आमेर का किला भी देखा, क्योंकि जयपुर से थोड़ी ही दूर था वो किला। जयपुर में आमेर का किला भी देखा। साथ ही मैंने वहां बने शीश महल को देखा जो कि शीशों से बना था। मैंने जयपुर में ऊंट की सवारी भी की थी। ठीक है। इस तरीके से आगे फिर आप लिखेंगे मैंने जयपुर में दाल बाटी चूरमा भी खाया। दाल बाटी चूरमा भी खाया। मैं जयपुर में 4 दिन रहा। मुझे मेरी पहली यात्रा हमेशा याद रहेगी। तो बच्चों ये थोड़ा बड़ा सा ही हो गया, बस समझाने के लिए लिखा है मैंने। आप जो है इसी तरीके से कुछ आप जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। आपके शहर में, आपके आसपास आप जहां भी घूमने गए उसी के बारे में आप लिख सकते हैं। दोबारा पढ़ते हैं इसको। मेरी पहली यात्रा आज से 3 साल पहले की है। मैं उस यात्रा के लिए राजस्थान के जयपुर शहर में घूमने गया था। जयपुर शहर को पिंक सिटी गुलाबी शहर कहा जाता है। मैंने जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, वेधशाला देखी। मैंने जयपुर में आमेर का किला भी देखा। साथ ही मैंने वहां बने शीश महल को भी देखा जो कि शीशों से बना था। मैंने जयपुर में ऊंट की सवारी भी की थी। मैंने जयपुर में दाल बाटी चूरमा भी खाया। मैं जो है जयपुर में 4 दिन रहा, और 4 दिन रहा मुझे जो है मेरी पहली यात्रा हमेशा याद रहेगी। इस तरीके से आपने पहली यात्रा के बारे में लिखना है।
अब बात करते हैं मेरा पसंदीदा खेल। मेरा पसंदीदा जो खेल है वो है, मैं तो खेलता हूं पसंदीदा खेल जो कि बैडमिंटन है। बैडमिंटन है, ठीक है। यह एक इंडोर खेल है। इंडोर खेल है, इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे इंडोर खेल है। इस खेल को इस खेल को 2 या 4 खिलाड़ी मिलकर खेल सकते हैं। और 3 लाइनें हो गई हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि 2-3 खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं, ठीक है। मुझे बैडमिंटन में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु खिलाड़ी पसंद है, ठीक है। इसी तरीके से आपने और भी 1-2 बातें इसमें अपने हिसाब से ऐड कर देनी है, ठीक है। आपको इसके खेलने के लिए क्या-क्या खेल चाहिए, ठीक है। बैडमिंटन खेलने के लिए खेलने के लिए शटल, ठीक है। और बैडमिंटन रैकेट और कोर्ट, बैडमिंटन का कोर्ट की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से आप कोई भी 5-6 बातें अपने आसान से शब्दों में लिखनी है। ज्यादा मुश्किल शब्द लिखेंगे तो हो सकता है कि मात्राओं की और जो है शब्दों की गलती हो जाए, तो आप बचिए इन सब से। आसान से आसान और जो है और जो बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप लिखिए, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं बैडमिंटन खेलने से मेरा शरीर चुस्त और फुर्तीला रहता है। फायदा भी बताना है बैडमिंटन खेलने का, इसीलिए वो मेरा पसंदीदा खेल है। ये हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्रश्न 4 कहता है कि आपका नाम राज है या रजनी है। 2 दिन बाद आपकी दोस्त सहेली मोहन मोहिनी का जन्मदिन है। लड़के के लिए सहेली है, और कौन सहेली है, मोहिनी। और लड़की का नाम आप लिखेंगे रजनी। तो आपने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक औपचारिक नहीं, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ लिखेंगे अनौपचारिक पत्र लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे मेरी प्रिय सहेली, प्रिय सहेली, प्यारी भी लिख सकते हैं, नमस्ते। नमस्ते, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यार भरी नमस्ते। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे मुझे यह जानकर मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि 2 दिन बाद
आपका जन्मदिन है। मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना। आप थोड़ी सी ब्लेसिंग के लिए भी लिखेंगे कि आप स्वस्थ रहें और आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर आप कहेंगे कि मैं 2 दिन बाद आपके जन्मदिन की पार्टी या फिर कार्यक्रम में जरूर आऊंगी और कई सारे उपहार भी लेकर आऊंगी। फिर आप लिखेंगे चाचा चाची को भी मेरा प्रणाम या नमस्ते। आपकी प्यारी सहेली क्या नाम था? रजनी। ठीक है, इस तरीके से हमने पत्र को लिखना है। ये अनौपचारिक पत्र का प्रकार है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब है भाग ग व्याकरण। यहाँ लिखा है कि 5 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 सही शब्द पर गोला लगाइए। मौलवी की स्पेलिंग दी गई है जिसमें तीसरे अंक पर जो है सही वाली स्पेलिंग रहेगी। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा? एक एक अनुस्वार और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाला शब्द लिखिए। अब अनुस्वार क्या होता है बच्चों? अनुस्वार जिसमें अंक की बिंदी लगती है, जैसे ये लिखा है अंक, यही लिख देंगे हम अंक। इसके अलावा आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं कंगन। ठीक है, और अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला लिखो। जैसे हमारे बॉडी पार्ट में आंख होता है, होती है, आंख लिखेंगे हम। पांव लिखेंगे हम। ठीक है, पूंछ। ठीक, पूंछ होगी, आंख, पांव, ये हो गए। अब इसके अलावा आप भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। जैसे हम गांव लिखते हैं, एक शब्द आता है, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था ऊंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्र को पहचान कर खेल का नाम लिखिए। बच्चे क्या खेल रहे हैं? यहाँ पर ये बच्चा जो है ये लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, ये बच्चा पीछे से खींच रहा है। तो ऐसा जो होता है वो होता है कबड्डी में। कबड्डी यहाँ पर लिखेंगे। अब है दिए गए शब्द का अर्थ लिखिए और वाक्य बनाकर लिखिए। शीघ्र। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, जल्दी। तो आप जो है वाक्य बनाइए। तो यहाँ लिखेंगे मैंने अपना सारा काम शीघ्र ही समाप्त या खत्म कर दिया। ये हो गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 9। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखते हुए जो है वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है जी। आंख मिचौली करना मतलब होता है कि आंख मिचौली करना, या तो आप लिख सकते हैं झांसा देना। झांसा का मतलब होता है बच्चों धोखा देना। धोखा देना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि गर्मी के
गर्मी के मौसम में बिजली आंख मिचौली करती रहती है। मतलब कभी आती है कभी जाती है। ठीक है, धोखे में धोखा दे देती है। जब हमें ज्यादा जरूरत है तभी लाइट नहीं आती है। ठीक, आगे राजा शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। राजा का होता है रानी। आगे क्या है? दयालुता शब्द में कौन सा भेद है संज्ञा का? तो भाववाचक संज्ञा है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। आगे है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द बड़ा भाई है। यहाँ ये लिखा गया, बड़ा भाई को रेखांकित किया गया। रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का एक शब्द सोचिए और इस वाक्य को दोबारा लिखिए। ठीक है, बड़े भाई को बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं? अग्रज। तो हम लिखेंगे मेरा अग्रज सैनिक है। मेरा अग्रज सैनिक है, ये हो गया। प्रश्न ये यहाँ पर 13 14 एक साथ आ गया, नहीं 13 ही है प्रश्न 13। पेड़ शब्द के दो पर्यायवाची लिखे। पेड़ का हम लिखेंगे वृक्ष, एक लिखेंगे हम तरु और एक लिखेंगे हम विटप। तरु और वृक्ष हम लिख देंगे तो काफी है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 5 का, कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर, PT2 का पेपर। आई होप कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। ऑलरेडी बच्चों प्ले लिस्ट में आपको PT2 के सभी पेपर मिल जाएंगे। इंग्लिश के भी 2 पेपर हैं, आप देखें जरूर। मैथ्स के भी 2 पेपर अपलोड कर रखे हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है तो वाव, उसके भी 2 पेपर हैं। हिंदी के भी 2 पेपर हैं। आप सभी वीडियोस को देखें और PT2 से पहले देखकर इनका लाभ उठाएं ताकि आपको जो है PT2 के पेपर में जब भी आपका पेपर होगा आपको ढेर सारा लाभ इन वीडियो से मिल सके। साथ ही बच्चों आप इस पेपर को और प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन घंटी के जो है आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।